ट्रम्प साहब ने तो क्रेडिबिलिटी खोई, लेकिन उसकी वजह से, अपनी नीतियों की वजह से खुद आइसोलेटेड भी हो गए हैं क्या? अमेरिका आइसोलेट हो चुका है क्या? बिल्कुल, आप देख रहे हैं नेटो ने इनको सब्ज झंडी दिखा दी कि टाटा बाय बाय, आपको जो करना है आप कर ले, हमें हमें आपके साथ कोई वास्ता नहीं है। जिस तरीके से अमेरिका आइसोलेट हुआ है, देखिए, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, ये तो हर कोई सदर कहता रहा है ना। ये तो कोई ऐसा सदर नहीं होगा इनसे पहले जिन्होंने अनाउंस ना किया हो, लेकिन सारे, चाहे किसी भी मुल्क का सदर या प्राइम मिनिस्टर हो, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि उसका मुल्क आगे बढ़े। इसमें तो कोई, लेकिन जिस बूंदेपन से इसने किया है, इसने पूरी दुनिया को नाराज कर दिया है। अब देखें, सबमरीन जो है, ये पहले कह रहे थे ना कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने में हमें मदद दें, चाइना को फोन किया, पता नहीं किसको फोन किया, मोदी जी से भी इन्होंने बात की, हर किसी से इन्होंने बात की। ये वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खुल नहीं रहा है। 20% तेल दुनिया के वहां से गुजरता है। उसके असरात अभी तो नहीं पड़े इतने, अभी आगे चल के और पड़ेंगे, तब इनको पता लगेगा। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, उससे हमें कुछ असर नहीं पड़ेगा। ये मैं आपसे अर्ज करता हूं, अगर आप इनकी किताब पढ़े, आर्ट ऑफ द डील, जो इन्होंने किताब लिखी थी ना सबसे पहले, आप अगर उसको पढ़े, आपको अंदाजा होगा कि जो कार सेल्समैन होता है, जो यूज्ड कार सेल्समैन, एक तो होता है नया कार का जो सेल्समैन होता है ना जी, नया बिल्कुल ब्रांड न्यू, उसका कार सेल्समैन का तरीका कुछ और होता है। लेकिन जो ये यूज्ड कार सेल्समैन होता है, वो दुनिया में किसी जगह पे भी वो जरा 2 नंबरी होता है, वो यहाँ वहां की बातें ज्यादा करता है। ये ट्रम्प साहब जो है यूज्ड कार सेल्समैन है ये। लेकिन इस चक्कर में तो हालात यहाँ पर और बिगड़ते नजर आ रहे हैं। तपेश जी, 2-3 बातें जरूर यहाँ पर नजर आती हैं। अब जैसे डोनाल्ड ट्रंप का एक ये बयान कि भाई हमारे पास में पर्याप्त तेल है, जिस देश को चाहिए हमसे ले लो। ऐसा लगता है कि वेनेजुएला का जो पूरा ऑपरेशन हुआ वो भी एक तरह से इसी स्ट्रेटेजी का हिस्सा था कि पहले वेनेजुएला या बाकी अन्य देशों के तेल पर एक तरह से कब्जा करें, दुनिया को जरूरत के लिए डालें, ईरान के साथ में युद्ध को शुरू किया जाए, हॉर्मुज को बंद किया, प्रभावित किया जाए और तेल का संकट पूरी दुनिया में खत्म हो और बड़ी बिजनेस डील जो है एक तरह से इस रूप में की जाए। क्या ये भी उसी बिजनेस डील के ही एक तरह से तौर तरीके हैं जो हमें नजर आ रहा है? उसके पीछे की पिक्चर बहुत बड़ी है। नैना, आप सभी को, सारे व्यूअर्स को नमस्कार। देखिए, ये जो ट्रम्प साहब ने खेला, ये सभी लोगों ने एक ही बात कही कि शुरू से ही ट्रम्प साहब एस्केलेशन ट्रैप में फंसे। इसको एस्केलेशन ट्रैप बोलते हैं। शुरू में जो एस्केलेशन ट्रैप नहीं था, शुरू में इजराइल के कहने पे, क्योंकि अपराइजिंग जब फेल हुई तो इजराइल ने कन्विंस कर लिया अगर खामनेई और टॉप लीडरशिप को मार दिया जाएगा तो रेजिम चेंज हो जाएगा। और जैसे वेनेजुएला में अपनी सत्ता बैठाई, वैसे ईरान में तो अमेरिका का लालच तो था कि वहां का तेल गैस पे अगर अपने लोग बैठ जाएंगे तो जिस तरह की अमेरिका की महंगाई और रिसेशन वाली बातें हो रही हैं और वो सब इश्यूज थे, तो ट्रम्प को एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। लेकिन उन्होंने वो खामनेई साहब को मार दिया और सारे टॉप लीडरशिप खत्म कर दी। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। उनके पास मोज़ेक प्लान था या और भी जो भी इमरजेंसी प्लान्स थे, उन्होंने ईरान उसके खिलाफ फाइट हुआ। तो फिर इजराइल ने ये कन्विंस किया कि अब हम इनके सारे मिसाइल भंडार को, न्यूक्लियर प्लांट्स को और बाकी जो लीडरशिप बची है उसको मारेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन ईरान, वो लोग भूल गए कि ईरान एक सभ्यता है, पुरानी सभ्यता है, रेजिलियंस है लोगों का, नेशनल ग्रिड है, नेशनल कैरेक्टर है। इतना आसान नहीं होगा। बहुत सारी जगहों पे वो फेल हुए। लेकिन ये अब एस्केलेशन ट्रैप हो गया। अब एस्केलेशन ट्रैप क्या है कि मैं कितना एस्केलेट करूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव अचीव हो, क्योंकि मिलिट्री ऑब्जेक्टिव तो कुछ खास था ही नहीं। वो तो जो इजराइल ने बोला वो करते रहे। और जियोपॉलिटिकल, उनको ये उम्मीद नहीं थी कि जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस इतने ज्यादा हो जाएंगे। अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क नहीं कि वो तेल रोका हुआ है तो अमेरिका को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बाकी वर्ल्ड को तो फर्क पड़ता है, बाकी मिडिल ईस्ट को तो फर्क पड़ता है। अमेरिका के इन्वेस्टमेंट सिर्फ अमेरिका में ही नहीं है ना, पूरे वर्ल्ड ओवर में है। अमेरिका का जितना इन्वेस्टमेंट मिडिल ईस्ट में है, अमेजोन की फैक्ट्री पे, सर्वर पे बम मार दिया, और इनके वेपन्स, ईरानियन मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोक नहीं पा रहे। तो इस एस्केलेशन ट्रैप में अब ट्रम्प को समझ नहीं पा रहा। जहां तक मैं समझता हूं, ये जो 18 मिनट की जो स्पीच है, ये एक ऐसा गेम है कि एक तरफ तो मैं पोस्चरिंग करूं जिसमें मैं यूएसएस ट्रिपोली, बॉक्सर, एम्फीबियस ऑपरेशन, बूट्स ऑन ग्राउंड, ये अपनी एक पोस्चरिंग करूं, और दूसरी तरफ ईरान को फोर्स करूं, मेक ए डील, मेक ए डील। इसको कहते हैं, इंग्लिश में कहावत है, फेक इट टिल यू मेक इट। लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो ट्रम्प फेक कर रहे हैं,
और ईरान झुक नहीं रहा है। और ईरान तपेश कह जी, रहा है मुझे कि लग रहा धमकी है ये नहीं तो एक चलेगी। तरह से अमेरिका का तो नहीं पता, डोनाल्ड ट्रंप की तो एक तरह से यही भूमिका रही है, प्रोपोगेंडा क्रिएट करना, माहौल क्रिएट करना, दुनिया को बताना कि भाई ये सारी चीजें हम अचीव कर चुके हैं। ट्रम्प का तुरंत बैकफुट पे क्यों है? मैंने थोड़ी सी स्टडी करी थी। जी 2006 जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बाद बराक ओबामा 2010-14, ये मार्च से सितंबर का जो टाइम है, इसमें जब ऑयल की प्राइसेस की कीमत जब भी बढ़ी है अमेरिका में, आप सब लोग स्टडी करके देख सकते हैं, हमेशा सीटों का लॉस हुआ है। तो ये ट्रम्प साहब को बहुत बड़ा खतरा दिख रहा है इस समय कि मेरे खिलाफ लोग खड़े हो गए, मेरी जो है सारी रेपुटेशन डाउन हो रही है। ठीक है, सेकंड टेन्योर में सबकी होती है, पर इनकी डे वन से शुरू हो गई। उन सब चीज को बचाने के लिए, डाइवर्जन के लिए इन्होंने ये काम किया। अब ये फंस गए। मुझे लगता है, मेरे ओपिनियन में, इजराइल विल कंटिन्यू, अमेरिका इसमें से कोई एक रेस्पेक्टफुल एग्जिट, जैसे वो फेक इट टिल मेक इट जो मैंने बोला, वो फेक करेंगे कि मेरा काम हो गया, और इसमें से एग्जिट तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सितंबर में इलेक्शन भी है और अमेरिका में भी त्राहिमाम मचाई हुआ है, वो बाकी वर्ल्ड ओवर। देखिए यही तो एक बात है, और खासतौर से अपने दर्शकों को ये भी बताएं कि ईरान का क्लियर कट मैसेज है। उसका कहना है कि मिडिल ईस्ट में जिन ठिकानों पर वो हमले कर रहा है, अलग अलग अरब कंट्रीज में, वो उन ठिकानों पर हमले कर रहा है जहां पर अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। वो किसी रहवासी इलाके पर वो अटैक नहीं कर रहा, और उसने अमेरिकी कंपनीज को निशाना बनाने की धमकी पहले ही दे दी थी और उसको एक तरह से निशाना बनाया गया है। लेकिन शर्तेंदु जी, यहाँ पर एक तरह से, एक तो पहले फॉल्स अटैक्स की बात हुई थी, ईरान की तरफ से बार बार ये बातें कही गई। ईरान ने कहा कि भाई ये सब कर रहा है इजराइल, और पोर्ट्रेट कर रहा है ईरान को, ताकि पूरी दुनिया या अरब कंट्रीज उसके एक तरह से एंटी हो जाए। लेकिन वहां पर भी वो स्ट्रेटेजी एक तरह से फेल हो गई। अब अमेरिका अगर एग्जिट कर रहा है तो कौन कौन से देशों को फंसा कर चला जा रहा है? एक तरफ सऊदी अरब की तरफ से तो क्लियर कट ये कहा गया कि सऊदी अरब को अलग टेंशन है कि उसके पास में डिफेंस उस तरह की एक तरह से शायद व्यवस्थाएं ना हो। अमेरिका ने वहां पर एक तरह से उन्हें फंसा दिया, कई कंट्रीज को झोंक दिया। अब ब्रिटेन या स्पेन को भी कह दिया अपना अपना देख लो। क्या वो संभल पाएंगे इन हालातों से? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकन ट्रूप्स की, अमेरिकन ऑपरेशन की यहाँ से एग्जिट होती है तो एक बहुत बड़ा क्योस क्रिएट होने जा रहा है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में एक सुरक्षा की गारंटी ली थी, तमाम मिलिट्री बेसेस और 40,000 सैनिकों का डिप्लॉयमेंट किया था ऑन द प्रिटेक्स्ट कि आप मिडिल ईस्ट के उन सारे कंट्रीज को प्रोटेक्ट करेंगे जो अमेरिका के एलाई हैं, जिन्होंने अब्राहम अकॉर्ड साइन किया और जो आज के डेट में जहां पे अमेरिका का इन्वेस्टमेंट है, और साथ में इन्वेस्टमेंट के साथ उनकी सिक्योरिटी की गारंटी थी। आपने जब उनको सिक्योरिटी की गारंटी तो दी नहीं, 2 दिन के बाद जब उनके ऊपर हमले होने शुरू हुए तो आपने अपने कॉन्सुलेट बंद कर दिए, अपने मिलिट्री बेसेस को विड्रॉ किया, कुछ वहां के मिलिट्री हार्डवेयर को आपने रीलोकेट किया, रीलोकेट करके इजराइल भेजा क्योंकि उनको इंटरसेप्टर की कमी थी, मिलिट्री हार्डवेयर की कमी थी। तो आपने पूरे पूरे मिडिल ईस्ट को ऐसी दशा में छोड़ दिया कि वो ना तो अपना खुद डिफेंस कर पा रहे हैं, ना अमेरिका के ऊपर डिपेंड कर पा रहे हैं, और साथ में अमेरिकन बेसिस को स्ट्राइक करने के चक्कर में उनके सिविलियन टारगेट इसलिए क्षतिग्रस्त हो रहे हैं कि वहां पे अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन की लोगों ने जाके शरण ली हुई है। तो ईरान कहता है कि हम तो अमेरिकन मिलिट्री बेसेस और अमेरिकन मिलिट्री पे अटैक कर रहे हैं, मेरी लड़ाई मिडिल ईस्ट के उन कंट्री से है ही नहीं, चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे जॉर्डन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे ओमान हो, कतर हो, वो और वहां के लोगों में भी ये भावना है कि ईरान उनका दुश्मन नहीं, ईरान लड़ाई लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ। तो सियासत चाहे कुछ भी वहां की बोलती रहे, लेकिन जनमानस में एक हेट्रेड जो एग्रेसर के साथ होता है, ईरान इस केस में कि मिडिल ईस्ट कंट्री को स्ट्राइक करा, वो एग्रेशन नहीं दिखा। देखिए, बहरीन में ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट निकले थे बहुत बड़े। तो इस तरीके की चीजें, और अमेरिका ने अगर इस हालत में अपने आप को एग्जिट लेता है तो उसकी जो क्रेडिबिलिटी है, जिस तरीके का मिडिल ईस्ट में उसका कंट्रोल था, वो खत्म होता हुआ दिख रहा है। एक तरफ वो नाटो से अपने हाथ खींच रहा है तो यूरोप के नेशन उससे नाराज हैं। तमाम तरीके के, देखिए, नाटो का एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला था जो तमाम छोटे बड़े यूरोपियन नेशन को सिक्योरिटी देता था, और वो अपना जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट करते थे और डिफेंस में एक्सपेंडिचर कम था। जब से रशिया यूक्रेन युद्ध हुआ, इंडिकेशन डोनाल्ड ट्रंप दे रहे थे, आपने यूरोप को एंटागनाइज किया, मिडिल ईस्ट में जो आपकी पकड़ थी उसको शर्देंदु जी, लेकिन एक बात ये मुझे बताइए, क्या अमेरिका का इस पूरे मिडिल ईस्ट से जंग से एस्केप करना या एग्जिट प्लान क्या कारगर होगा भी? क्या इतना आसान है डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस युद्ध से निकलना?
एग्जिट प्लान जब वो होगा तो वो स्ट्राइक करना बंद करेगा, बस इसका एग्जिट इतना ही है। और और कुछ नहीं होता। जो आपके यूएसएस गेराल्ड तो एज इट इज चला गया रेस्ट एंड रिपीट के लिए, अब्राहम लिंकन को विड्रॉ करेगा, ट्रिपोली वगैरह जहां पे है उनको वहां से विड्रॉ करेगा, जी और जो जी। मिलिट्री बेसिस है वो उसी हालत में रहेंगे, उसको वो विड्रॉ नहीं करेगा क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट है। हाँ तमाम तरीके के ऑयल कंपनीज, ऑयल रिग्स वो चला रहा है, उसका टेक्निकल नो हाउ अमेरिका के पास है, जी। और वो कंटिन्यूएशन रहेगा। बस वो पॉज हो जाएगा या कहेगा हम स्ट्राइक नहीं कर हाँ रहे, हम इस युद्ध से निकल रहे हैं, हाँ इतना ही होने वाला है। हाँ और हाँ। इसराइल इस अटैक को जारी रखेगा, क्योंकि इसराइल देखिए आज की डेट में सदर्न लेबनान तक पहुंचा हुआ है, लितानी रिवर तक वो अपने एरिया को एक्सटेंड कर रहा है, तो अपना ग्रेटर इसराइल या मोर जोग्राफिकल बाउंड्री वो इंक्रीज करता जा रहा है, ये उसकी एम्बिशन है। लेकिन अगर इसराइल नहीं रुका तो कहीं ना कहीं उसके मिडिल ईस्ट में अपने पोजीशन को कमजोर कर रहा है। ईरान को परमानेंट उसने अपना दुश्मन बना रखा है, तमाम तरीके के स्ट्राइक होंगे, और जिस तरीके से आपने ईरान की लीडरशिप को एलिमिनेट किया है, अमेरिका के लिए भी खतरा है कि ईरान के फिदाइन, ईरान के तमाम प्रॉक्सीज अमेरिका के 50 स्टेट में कब कहां किस तरीके का हमला करेंगे और नहीं सर किया जा ये सकता। तो एक इस बड़ा तरीके खतरा की भी पिछले कुछ वक्त से नजर आया भी, चूंकि आपने खासतौर से एयर बेसिस का जिक्र किया, मैं चाह रही हूँ ग्रुप कैप्टन तपेश चौधरी इसको थोड़ा सा जरूर हाईलाइट करें। क्या अब एक तरह से मिडिल ईस्ट के लिए अमेरिका की ये एयर बेसिस जो पहले राहत वाली बात थी, अब वो खतरे की बात हो गई है क्या? क्योंकि ईरान टारगेट भी उन्हीं जगह पर कर रहा है और अब तो वो बड़ी मुश्किल हालात में आ चुके हैं, ना वो फांस ऐसी है, ना वो जो निगलते बन रही है, ना ही उगलते बन रही है ना। अमेरिका की जो मिलिट्री इंडस्ट्री है, डिफेंस इंडस्ट्री है, वो इतनी बड़ी है। ये सब डर दिखा दिखा के, ईरान का डर दिखा के, किसी को चाइना का डर दिखा के सारे हथियार पूरी दुनिया में बेचे। अब आप देखिए कि ब्रिगेडियर सदेंदु ने ठीक ही कहा कि ना तो वो अपने आप को बचा पाया, ना अपने दोस्तों को बचा पाया। इसराइल में भी ईरान ने कितना डैमेज किया है वो सबको दिख रहा है। यानी कि वो पोल खुल रही है कि भाई वो इंटरसेप्टर, वो थार्ड और वो पैट्रियोट कहाँ है, जो पहले दिन ही आपका मिसाइल कैप्चरिंग रडार मार दिया, आपका अवैक्स गिरा दिया, आपके F-35 गिरा दिया। तो जो भी हैं क्लेम तो है ही है। तो अमेरिका की डिफेंस इंडस्ट्री के भी नाम खराब हो रहा है। और इस समय जो एग्जिट की बात है वो बिल्कुल ठीक है। जैसे मैंने कहा कि एज ऑफ नाउ अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो मिडिल ईस्ट में नहीं रखेगा। अपनी स्पीच में उन्होंने टच जरूर किया कि कतर, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, ये सब हमारे क्लोज एलाई हैं और हम इनको नुकसान नहीं होने देंगे। पर वो नुकसान बचा ही नहीं पा रहा। उसका नुकसान बचा तभी सकता है जब प्रेशर आएगा, तब बोलेगा कि हाँ हम वॉर जीत गए और हम ईरान पे अटैक नहीं करेंगे और हम आगे कुछ नहीं कर रहे। और एक और बात मैं इसमें कहना चाहूंगा, आज तक सब लोग ये बात कह रहे थे कि अगर उनके इतने सारे रिसोर्सेज हैं वहां पे मिडिल ईस्ट में, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा क्यों नहीं सकता अमेरिका? देखिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है कोई दरवाजा नहीं है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो है 7 से 8 घंटे लगते हैं उसको क्रॉस करने में शिप्स को। देखिए उसको खुलवाना एक बहुत मुश्किल काम है, बंद करना बहुत आसान है। बंद तो यूएई भी कर सकता है। अगर कल को ईरान ना हट जाए वहां से तो यूएई कर देगा। जो अमेरिका के बेसिस हैं मिडिल ईस्ट में उसके थ्रू अमेरिका कर देगा। क्योंकि खुलने बंद होने का मतलब क्या है? बंद होने का मतलब ये है कि शायद इसकी प्लानिंग भी कई बार कोशिश की गई होगी, क्योंकि तमाम अरब कंट्रीज को इस बात का अंदेशा होगा जब हालात ऐसे बनेंगे तो ईरान ऐसे ही अटैक करेगा हॉर्मुज को बंद करके। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबको पता था। हाँ, अमेरिका ने इतना कभी नहीं सोचा था कि ईरान इतने सारे मिडिल ईस्ट कंट्रीज को इस वॉर में लपेट लेगा, अपने दुश्मन बना लेगा और इतना बड़ा क्योस क्रिएट कर लेगा। तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो वो एग्जिट करेगा, तो उसने मान लिया। अमेरिका तभी तो बोल रहा है जिसको तेल चाहिए आप लेके जाइए, तो ईरान को हैंडओवर करके ही जाएगा। और ईरान ने ये मान लिया है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे कंट्रोल में ही रहेगा। तो इससे ज्यादा नेगोशिएशंस होंगे नहीं। नेगोशिएशंस क्या होंगे क्या नहीं। लेकिन रिजवी साहब, एक बात जो यहाँ पर अभी एक और बात निकलकर सामने आई, क्या ईरान ने अपने नए दुश्मन और क्रिएट कर लिए? ठीक है, एक तरह से कहा जाए कि अपने विक्टिम है या अभी हमले हुए तो पूरी दुनिया को नजर आ रहा है कि इजराइल ने और अमेरिका ने बड़े हमले किए, लेकिन क्या ये हालात जो क्रिएट किए गए उसमें बहुत बड़ी भूमिका कहीं ना कहीं ईरान की थी, या उसको सुधारा भी जा सकता था अरब कंट्रीज के साथ में, नेगोशिएशंस के साथ में? देखिए इसमें कोई शक नहीं है कि इस जंग के बाद ईरान के जो दुश्मन हैं उनमें इजाफा हुआ है। लेकिन ये भी सच्चाई है कि ईरान के दोस्तों में भी इजाफा हुआ है। जैसा कि अभी हमारे भाई कह रहे थे, अच्छा विशेषज्ञ जो थे वो कह रहे थे कि बहरीन में वहाँ के लोगों ने सड़क पर निकलकर ईरान के हक में नारा लगाया। तो जितने भी गल्फ कंट्रीज के लोग हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो
जो पब्लिक है वो ईरान की दोस्त बन गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन वो जो गवर्नमेंट है, आपको क्या लग रहा है वो ये इस वक्त 2026 में जो ईरान के साथ में युद्ध हुआ, इसके बाद में ईरान ने किस किस को अपने साथ में शामिल कर लिया, कौन से दोस्त बना लिए हैं? वैसे मैं वही कह रहा हूँ कि जनता, ये जो गल्फ कंट्रीज की जनता है वो ईरान के साथ है, लेकिन वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो ईरान के खिलाफ है। और याद रखिए कि कोई भी हुकूमत जो है वो आगे जो बढ़ती है वो जनता की वजह से वो आगे बढ़ती है। और पूरी दुनिया में ईरान का नाम काफी खराब किया गया था, खास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज के जरिए से। लेकिन वहां पर भी आप रिजवी साहब, देखेंगे ये तो ईरान की जनता ही तो थी जो सड़कों पर आई थी, ईरान की जनता ही तो वहां की नीतियों का हमेशा विरोध करती रही थी ना। मैं वही आ रहा हूँ कि ये जो 10 से 15% लोग थे, ये लोग भी अब इस वक्त खुलकर ईरान के साथ है। कोई दिन स्क्वायर जो मैदान इंकलाब है तेहरान में, कोई दिन ऐसा नहीं है कि जहाँ पर लाखों लोग सड़क पर ना निकलें, और वो वहां पर इस वक्त मौजूद है मैदान फिरदौसी तेहरान में, मैदान इंकलाब तेहरान में। ये लोग लाखों की तादाद में, आपने भी वीडियो दिखाए हैं, मुझे मालूम है। ये सब वो जनता है जो पहले मुखालिफ थी, लेकिन आज आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद वो लोग एक हो गए हैं, उनमें एकता दिखाई दे रही है। और अमेरिका इस बात को जानता है। कल जो, या इसके पहले भी जो डोनाल्ड ट्रम्प ने कहा था कि हम रजीम चेंज करने नहीं जा रहे हैं, पहले वो कहते थे रजीम चेंज करेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि रजीम चेंज नहीं करेंगे। इसमें फर्क इसलिए हुआ है कि शायद इस पे सहमत नहीं है, वो आपकी इस बात पे कुछ प्रतिक्रिया दे रहे थे। अमर जी, ये मैं कुछ अर्ज करना चाह रहा हूँ। जी। देखिए, ये जो भी ये गल्फ कंट्रीज हैं, इनमें अगर आप देखेंगे तो अगर किसी में पार्लियामेंट है तो ईरान था। ईरान में जाहिर है कि उस किस्म से कि हर किसी को इजाजत हो सियासी जमात बनाने की, वो तो नहीं थी। लेकिन फिर भी अगर कोई फंक्शनिंग पार्लियामेंट इन किसी भी ममालिक में थे तो सिर्फ एक ईरान है जिसमें अभी भी है उनका पार्लियामेंट। लेकिन ये बाकी कि उसमें फ्रीडम कितनी है अमर मस्तिकान जी, बात तो ये भी हो जाती है। ऐसे तो इलेक्शंस को हम देखते हैं चाइना में भी हो जाते हैं, है ना, और किम जोंग उन का भी अभी हाल ही में चुनाव हुआ, लेकिन उसमें लिबर्टी डेमोक्रेसी कितनी है? देखिए, मैं आपसे एक अर्ज करता हूँ, ये आप अगर ये यहाँ के वॉशिंगटन डीसी और लंदन वालों को आप बात करेंगे ना, तब तो वो कहेंगे कि इंडिया में भी डेमोक्रेसी नहीं है, वो कहेंगे कि वह हिंदू एक्सट्रीमिस्ट की हुकूमत है। अच्छा। आप इनके बातों में ना आए। मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो शेख जो है अरब दुनिया के, ये कह रहे हैं ना कतर भी है, यूएई भी है, सऊदी अरब भी है, ये क्या है? ये शेख जो हैं, जैसे इंडिया में महाराजा नवाब होते थे ना पहले दौर में, 80 साल पहले, जिनके पास बहुत बहुत जमीनें होती थी, ये उस किस्म के लोग हैं। इनको जो है अमेरिकन CIA ने और MI6 ने बादशाह का टाइटल दे दिया है। ये कहाँ के बादशाह हो गए? ये तो जो डेजर्ट में जो छिपकलियां हैं, 75 साल पहले ये उन्हीं के शिकार करके बड़े शौक से खाते थे। ये कोई इस किस्म के कोई बादशाह नहीं है, ये बिल्कुल जल्लाद किस्म के लोग हैं। इन्होंने ये सब के सब CIA और मोसाद के एजेंट हैं। इनको आप कह दे कि भाई ये एक अलग अलग मुल्क है, ऐसी बात नहीं है। मैं ईरान के फेवर में, आयतुल्लाह के फेवर में नहीं हूं। मैं चाहता हूं ईरान में भी सही किस्म की डेमोक्रेसी आए, लेकिन ये कोई तरीका नहीं होता है कि बाहर के ममालिक जाके कोई रिजीम चेंज करने की कोशिश करे, या वहां के देखे पूरे ईरान के अवाम सब एक हो गए हैं, इनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। देखे, मैं आपसे अर्ज करता हूं, ज्यादा दूर ना जाए। ये अमेरिका ने हमेशा ही बदमाशी की है ना, पूरी दुनिया में की है, सिर्फ ईरान में नहीं, हर जगह की है। आप पाकिस्तान का मिसाल लेके देख लें, वह इमरान खान ने थोड़ी सी अमेरिका से अलग पॉलिसी बनाने की कोशिश की, रूस के साथ मिलने की कोशिश की। हाँ। उस बेचारे का क्या हाल है? देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।